के बात करते हैं कुछ न्यूज़ के ऊपर। तो पहला न्यूज़ है कि इंडिया अब यूके को पछाड़ दिया है किस चीज़ में? इकोनॉमी में। मतलब अब इंडिया 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। यूके अब 6th इकोनॉमी अभी तक बना हुआ है। तो क्या आज कैसे क्या हुआ ये आप ये ग्राफ से देख लेते हैं कि पहले यहाँ पे यूके का इकोनॉमी अच्छा खासा चल रहा था। 2019 आया, लगभग हम लोगों का इकोनॉमी दोनों एक साथ ही चल रहा था। पर बाद में होता है कि 2020 में कोविड का एक पैंडेमिक आता है। हम लोगों को सबको ही पता है कि कोरोना वायरस आता है। फिर जाके इंडिया का इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से गिरता है। तो इसीलिए वो रिकवर करने में अब ये लगभग 1.5 साल लग गया। फिर जाके अभी ऐसे ये जो है ये फ्यूचर प्रोजेक्शंस है। फ्यूचर में अब इंडिया बहुत आगे जा सकता है। तो ये न्यूज़ के वजह से अगर सोमवार को तेजी आई तो क्या करना है? सिर्फ वेट एंड वॉच करना है और जब बाजार गिरे तब आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपको क्या लगता है कि ये सोमवार को इस न्यूज़ के वजह से इंडिया निफ्टी में या फिर स्टॉक मार्केट में तेजी आएगी कि नहीं? ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है पेटीएम, रेज़रपे और कैश फ्री के ऊपर। तो ईडी ने हाल ही में जैसे कि आज का ही न्यूज़ है ये कि रेज़रपे, पेटीएम और कैश फ्री में रेड किया है। तो रेड करने के बाद उन लोगों को 17 करोड़ रुपया भी मिला है। और यहाँ पे बहुत सारे बैंक अकाउंट मिला है चाइनीज़ पर्सन से रिलेटेड। और यहाँ पे देखा जाए तो इसमें पेटीएम भी इंक्लूड है। तो ये कहाँ पे किया गया है? कर्नाटका का कैपिटल सिटी मतलब बैंगलोर में ये चीज़ किया गया है। तो इससे हमको लगता है कि सोमवार में इसको मतलब इसके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट गिर सकता है। तो बात कर लेते हैं पहले कि इसका जो पेरेंट कंपनी है पेटीएम का उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो ये एक बेसिकली लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर आप देखने जाओगे तो ये इंटरनेट सेक्टर से बिलोंग करता है। इसका कोई पी देखने को नहीं मिलता है। और अगर प्रॉफिट तो मतलब है ही नहीं और लॉस भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को आप देखने जाओगे तो इसके बाद अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखोगे तो इसमें इंटरेस्टिंगली अभी भी पब्लिक का होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा है 93%। और यहाँ पे प्रोमोटर है ही नहीं। तो इसके ऊपर अगर इसका आप चार्ट पैटर्न भी अगर नोट करोगे तो ये लगभग 2200 के आसपास ये सॉरी 1500 के आसपास अ, मतलब इसका आईपीओ खुला था। मतलब लिस्टिंग हुआ था और लिस्टिंग होने के बाद तेजी आता है और तेजी होने के बाद ये कंटिन्यूसली गिरते गिरते अब एक कंसोलिडेशन जोन में गुजर रहा है। हमको लगता है कि अब ये सोमवार में भी मतलब ये स्टॉक और भी गिरने वाला है क्योंकि ये इस न्यूज़ की वजह से। तो ऐसे टाइप के स्टॉक से दूर ही रहना है क्योंकि ये कम कंटिन्यूसली लोअर बॉटम बनाते जा रहा है। और जब इसमें कुछ एक सटल डायरेक्शन में तेजी आता है मतलब एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तब जाके इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखिएगा और ज़रूर प्रॉफिट का ग्रोथ भी देखना ज़रूरी है। फिर कुछ इस न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि 16 स्टॉक्स है एक्सिस सिक्योरिटीज का टॉप पिक्स में है ये महीने का। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना है। हम यहाँ पे कुछ स्टॉक्स को ही पिक किए हैं। उस स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा-सा बातचीत करने वाला है। यहाँ पे जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, मारुति सुजुकी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, डालमिया भारत है, अशोक लेलैंड जो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे इसके ऊपर, एस्ट्रल है, बाटा इंडिया है, अपोलो ट्यूब्स, प्राज इंडस्ट्रीज, सीसीएल प्रोडक्ट, कोल इंडिया, बजाज फाइनेंस। तो ये सब कंपनी अब एक्सिस सिक्योरिटीज के पास में है। तो इनमें से कुछ गिने-चुने स्टॉक्स ही के ऊपर ही आज बात करने वाले हैं। तो पहले है कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड आपका एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये किस में बिलोंग करता है? पेप्सिको के ऊपर। तो पेप्सिको जब तक रहेगा तब तक ये स्टॉक जिंदा रहेगा। मतलब ऐसा है कि ये तो पेप्सिको जो यूएसए में है ओरिजिनल कंपनी उसका ही इंडियन सब्सिडरीज है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। और इसका मार्केट कैप कितना है? 67,000 करोड़।
और इसका पीई भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। और अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये आपको लगभग 700-800 गुना पैसा करके दिया है सिर्फ 2016 से, मतलब ज़्यादा टाइम भी हुआ नहीं है इस कंपनी को। अगर आप देखोगे कि तो सिर्फ 6 साल ही हुआ है, मतलब ये 6 साल भी पूरा नहीं हुआ, जो 6 साल में 8 गुना पैसा कमा कर दिया है इन्वेस्टर्स को। इतना क्यों? इसके पीछे का राज़ है प्रॉफ़िट का ग्रोथ। अगर आप प्रॉफ़िट का ग्रोथ देखने जाओगे, तो ये प्रॉफ़िट है 405, यहाँ पे थोड़ा पहले 25 फिर -40, यहाँ पे कुछ क कंपनी उतना अच्छा खासा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा था। बाद में जाके यहाँ से, मतलब कब, 2016 के बाद जब से लिस्टिंग होता है, देखिए 2016 जब से लिस्टिंग होता है उसके बाद से कंटिन्यूअसली ग्रो ग्रो, 214, 300, 472, 357, यहाँ पे कोविड का डिप, और फिर जाके 746, अभी तक 1364, मतलब लगभग डबल हो चुका है इस बार प्रॉफिट। और अगर आप स्टॉक प्राइस का सीएजीआर देखोगे तो 5 साल का ही मिलेगा आपको, 46% का मैसिव सीएजीआर भी देखने को मिल जाता है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को भी नोट करोगे तो प्रोमोटर्स के पास 64% का मतलब हिस्सेदारी है। एफआईआई के पास भी 23.93% है, और पब्लिक के पास 6%, लगभग 7% का है। तो कंपनी ग्रोइंग है, कंपनी के अंदर क्या-क्या चीज़ें आता है थोड़ा बोल देता हूँ। ये आरजे कॉर्पोरेशन के अंदर आता है, यहाँ पे आरजे कॉर्पोरेशन के अंदर पिज़्ज़ा हट, केएफसी, क्रीमबेल, ऐसे-ऐसे कंपनीज़ भी आ जाता है। पर वरुण बेवरेजेस क्या-क्या बनाता है? वरुण बेवरेजेस बनाता है पेप्सिको, पेप्सिको के अंडर आता है आपका मिरिंडा हो गया, जितना भी 7 अप हो गया, तो ये सब आपका पेप्सिको अंडर आता है। और रिसेंटली कुरकुरे और लेज़ भी वरुण बेवरेज के वरुण बेवरेजेस के अंडर आ चुका है। तो ये जंक फूड, मतलब हम लोग इंडियंस खाना कम नहीं करेंगे, और ये चीज़ हमेशा चलता रहेगा। हाँ, ठंडियों में सर्दियों के टाइम में थोड़ा इसमें प्रॉफ़िट का ग्रोथ कम आ सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अ, ऐसे ही बहुत सारा लॉस हो जाएगा कंपनी को। कंपनी बहुत ही अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, सॉरी, पहले इसका टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं कि क्या-क्या है। अब इसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो? तो अभी तो स्टॉक बहुत अपने रेजिस्टेंस के आसपास घूम रहा है 1029, और आपको अगर खरीदारी करना है तो पहला स्टॉक आप 960 के करीब आप खरीद सकते हो। फिर नेक्स्ट अगर किसी को बाय ऑन डिप करना है तो 909 का, मतलब 900 रुपीज़ के एक और एक सपोर्ट है। जी हाँ, यहाँ पे आप मोर देन 10% दे सकते हो, पर 10 से भी 12% ही आप इसके ऊपर वेटेज देके आप चल सकते हो। फिर नेक्स्ट है एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल लिमिटेड पाइपिंग सेक्टर में मार्केट का लीडर है। लगभग 46,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब ये धीरे-धीरे लार्ज कैप बन रहा है। और स्टॉक भी देखने जाओगे तो बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये अभी चल रहा है, और आरओई, आरओसी भी काफ़ी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो ना के बराबर है। प्लेज भी इन कंपनी में नहीं है। अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न नोट करोगे तो काफ़ी स्मूथ है, और लास्ट के 5 ईयर में ये लगभग साढ़े 500 गुना पैसा करके दिया है इन्वेस्टर्स को। और इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, तो पाइपिंग सेक्टर में देखिए कि मार्केट का लीडर है। और क्वार्टर अगर आप पीएनएल देखने जाओगे तो पीएनएल भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। 33, 39, 61, 79, फिर यहाँ पे थोड़ा-सा डिप होता है 78, 102, 145, 176, 197, 250, 408, 490, 5, मतलब हर साल इसका प्रॉफिट बढ़ा है। कोविड में भी इसका डिप देखने को नहीं मिलता। अगर आप सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखने जाओगे तो काफ़ी बढ़िया है। अगर आप स्टॉक्स प्राइस सीएजीआर को नोट करोगे तो 52% का मैसिव सीएजीआर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। 56% का प्रोमोटर के पास है, सिर्फ 16% फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास 13.6, पब्लिक के पास 14.6% का स्टेक है। और इन इसका मैं अगर टेक्निकल एनालिसिस को चेक करूँ
तो ये इसका रेजिस्टेंस मतलब यहाँ से टच करके ये नीचे स्टॉक नीचे गिर रहा था बहुत बुरी तरह से कुछ दिन पहले तक। फिर यहाँ से रिकवरी आता है और ये ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करके ऊपर जाने का कोशिश करता है। तो अगर किसी को खरीदारी करना है तो पहला न स्टॉक न लगभग 2184 मतलब 2170-80 के आसपास आप ले सकते हो। अगर किसी को बाय ऑन डिप करना है तो 1775 और 1600 का लेवल आप चेक कर सकते हो। हमको लगता नहीं कि 1600 का लेवल जा पाएगा या फिर 1700 का। अगर यहाँ पे छोटा-मोटा अगर करेक्शन आता है तो उसपे आप विचार कर सकते हो इन्वेस्टमेंट करने का। फिर नेक्स्ट है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। अब एपीएल अपोलो ट्यूब्स 25,000 करोड़ का एक मिड कैप टाइप का कंपनी है और इनका स्टॉक भी लगभग 50 के प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहा है। अब ये इतना प्रीमियम क्यों है इसके कारण थोड़ा देख लेते हैं। एपीएल अपोलो ट्यूब्स जो है ये एंड प्रोडक्ट्स बनाता है, मतलब ये स्टील बॉल बनाता है, स्टील पाइप बनाता है, बार बनाता है, तो इसीलिए ये प्रॉफिटेबल है। अगर इस कंपनी का अगर पीयर कंपैरिजन करने जाओगे तो ये 4th मतलब पोज़ीशन में आता है। पर इस सेक्टर में मतलब स्टील सेक्टर में मैं ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ या फिर रिकमेंडेशन देना भी नहीं चाहिए। मैं इसके ऊपर बात नहीं करता क्योंकि इस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा साइक्लिकल स्टॉक्स मौजूद है। पर यहाँ पे एपीएल अपोलो ट्यूब्स ऐसा एक कंपनी है जिसका वैल्यूएशन भी अच्छा है, पी 50 के आसपास है और अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पे 3 साल का रिटर्न भी काफ़ी मैसिव है, 100% का। और यहाँ पे जेएसडब्ल्यू टाटा स्टील का यहाँ पे उतना रिटर्न है नहीं। और अगर 1 साल का रिटर्न दोगे तो ये पॉजिटिव में, बाकी सब नेगेटिव में है। और आरओई आरओसी भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है और सेल्स ग्रोथ काफ़ी मैसिव है 40%। और सबसे अच्छी बात, डेट बहुत ही कम है इस कंपनी में, तो इसीलिए डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.26 आपको देखने को मिल जाता है। फिर आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, तो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर अगर देखने जाओगे तो 43, 49, 69 या फिर थोड़ा गिरता है 59, 64, 101, 152, 158 यहाँ पे थोड़ा गिरता है 148। मतलब इस पे भी थोड़ा बहुत उतना कंसिस्टेंसी नहीं है पर कम स्टॉक बहुत ही अच्छा है और ग्रोइंग है। ऐसा नहीं कि ग्रोइंग नहीं है। 256 फिर 408 619 अभी थोड़ा अभी तक वो उतना नहीं गिरा आया क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप स्टॉक प्राइस सीएजीआर का नोट करोगे तो 53% का मैसिव सीएजीआर आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप स्टॉक प्राइस को भी 5 इयर्स का स्टॉक प्राइस चेक करोगे तो ये इन्वेस्टर्स को लगभग 6 गुना पैसा करके दिया है 5 साल में। तो कंपनी बहुत ही अच्छा है और कंपनी के अगर हम न एनालिसिस करें, ये 1 घंटे का नहीं, 1 दिन का, मैं अगर यहाँ पे स्टॉक पैटर्न को देखूँ, चार्ट पैटर्न का देखो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ तो ये एक रेजिस्टेंस का लाइन है, पैरेलल लाइन, और ये पैरेलल सपोर्ट का लाइन है। तो यहाँ से टकरा के नीचे आने का कोशिश करता है। तो फिलहाल यहाँ से ही अब स्टॉक ना अचानक से घूम गया क्योंकि कुछ दिन बाद ही मतलब 8 सितंबर में इसका बोनस इश्यू होने वाला है, सॉरी बोनस नहीं, कैश डिविडेंड इश्यू होने वाला है। तो कैश डिविडेंड का इश्यू देख के अब थोड़ा ट्रेडर्स इसमें एक्टिव हो गए हैं, तो इसको स्टॉक को भगाने का कोशिश कर रहा है। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना ही है, तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से लगभग कितना 800 या फिर 850 के करीब अगर आपको मिल जाता है, तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करने का विचार कीजिएगा। और हाँ, इसमें ये सेक्टर थोड़ा साइक्लिकल या फिर गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ थोड़ा ज़्यादा है, तो इसीलिए मैक्सिमम 5 से 7% का वेटेज लेके आप चल सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करने से पहले एक न्यूज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि फार्मा स्टॉक अभी 52 वीक हाई के पास है, जेफरीज का सजेशन दे रहा है। अब एक बात बोलते हैं, जेफरीज का सजेशन देख के इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए, या फिर किसी भी, मैं सिर्फ इसका मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप जेपी मॉर्गन भी आपको ये चीज़ बोल रहा है या फिर कोई मोतीलाल ओसवाल भी बोल रहा है, तो आपको ये सिर्फ न्यूज़ आपको सिर्फ देखना है, बाद में जाके चार्ट पैटर्न को देख के फिर इन्वेस्ट करना है। चार्ट पैटर्न और प्रॉफिट और ग्रोथ, और उसके बाद आपको स्टॉक के ऊपर अगर आपका कन्विक्शन है तो आप ज़रूर इसके ऊपर उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पे किस स्टॉक के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये है आपका टोरेंट फार्मा के ऊपर। तो टोरेंट फार्मा एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, क्यों आपको दिखा देता है।
तो टोरेंट फार्मा कंपनी लगभग 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक पीई भी अच्छा वैल्यूएशन पे है। अब ये अच्छा वैल्यूएशन क्यों? क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करता है, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मैक्सिमम स्टॉक गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। बट टोरेंट फार्मा एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत ही कम वोलेटाइल है। मतलब इसका बीटा आप देखने जाओगे तो लगभग 0.46 या 0.5 के करीब है। मतलब निफ्टी से भी ये टूटता कम है, निफ्टी से स्लो चलता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको रिटर्न बना के नहीं देगा। ये बहुत ही स्मूथ ग्राफ है। आप देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न एकदम स्मूथली आपको पैसा कमा के दिया है। तो ये अगर आपको फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो ये किस पे काम करता है? जेनेरिक फार्मास्यूटिकल फॉर्मूलेशंस पे ये कंपनी काम करता है। तो यहाँ पे पीयर्स कंपैरिजन में भी टोरेंट फार्मा अच्छा खासा वैल्यूएशन पे दिखता है, क्योंकि ये 42 में है और ये बायोकॉन भी है, पर बायोकॉन बहुत ही छोटी कंपनी है और बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर चले आते हैं, तो 270, 286, 435, 664, 751 यहाँ पे 1733 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अचानक से मतलब बढ़ गया था प्रॉफिट। फिर 934 होता है, यहाँ से ये वाला स्किप कर देना। फिर यहाँ थोड़ा गिरता है 678, फिर और थोड़ा गिरता है। ये देखिए यहाँ पे कैसे प्रॉफिट गिरता है इसका। फिर भी यहाँ पे वैल्यूएशन अच्छा खासा देके चलता है कंपनी, क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छी है। फिर 1025 1252, फिर कोविड के बाद यहाँ पे थोड़ा गिरावट आज देखने को मिला। मतलब कोविड होने के बाद हाई बेस था यहाँ पे, तो हाई बेस से लो बेस आ गया है। और यहाँ पे फिर और यहाँ से आप देखो कि कैसे बढ़ चुका है 678 और 801। तो कंपनी अच्छी है। अगर आपको स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखना है तो डिसेंट सीएजीआर देखने को मिलता है। ये लगभग एक काइंड ऑफ एफडी बोल सकते हो। अगर आपको कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है तो ऐसे टाइप के स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पर ये फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है, तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 to 5% आप इस पे वेटेज देके चल सकते हो। तो यहाँ पे प्रोमोटर्स का स्टेक भी अच्छा खासा है, 75%। डीआई और एफआई लगभग सेम देखने को मिलता है, पब्लिक के पास 8% का स्टेक है। और अगर आप इसका स्टॉक का एनालिसिस हम करें, तो पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा-छोटा सपोर्ट होता है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा बड़े सपोर्ट आपको देखना चाहिए। जैसे कि अभी जैसे को डिप मिल रहा है, तो 1500 के आसपास एक सपोर्ट है। यहाँ पे 1450 30 के आसपास, मतलब लगभग ₹50 के गैप में आप इस पे इन्वेस्टमेंट करने का स्ट्रैटेजी देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंपनी के बात बात करने से पहले ये एक मेरा इंस्टाग्राम में मेरा एक फॉलोअर ने हम एक पोल रखे थे। तो उस पोल रखने के बाद ये वाला स्टॉक उन्होंने सजेस्ट किया कि इसके ऊपर थोड़ा बात कीजिए कि ये स्टॉक कैसा है कि नहीं। तो रबफिला इंटरनेशनल, ये कोई यहाँ पे एक्सेस सिक्योरिटीज पे से ये स्टॉक नहीं है। ये मेरा एक फॉलोअर बोला कि इस स्टॉक के ऊपर आप एनालिसिस करके बताइए कि कैसा स्टॉक है। तो मार्केट कैप इसका है, पहले देखिए 519 करोड़, मतलब एक टाइप का माइक्रो कैप कंपनी आप इसको बोल सकते हो। और इसका पी, इतना छोटे कंपनी होने के बावजूद भी इसका पी 12 है। मतलब इतना कम वैल्यूएशन देकर चलता है, मतलब इन मतलब प्रॉफिट के ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है। अब इसका अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अब मैं ओपन करूँ, तो यहाँ पे देखिए एक बॉटम बनता है और कोविड में उसके नीचे बॉटम बनता है। मतलब कंपनी बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। और मैं तो पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगा कि ऐसे टाइप का कंपनीज़ में आपको इन्वेस्ट करने। हाँ, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप खुद से आप इस पे कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, और एक चीज़, डिविडेंड भी अच्छा खासा मिलता है। मतलब ये कंपनी किस चीज़ से बिलॉन्ग करता है? केरला में ये आपका हाँ, टैल्कम कोटेड और सिलिकॉन कोटेड हीट रेजिस्टेंस रबर, एक रबर का कंपनी है, रबर थ्रेड बनाता है। तो मतलब गटर हम लोग जिसको कहते हैं रबर थ्रेड, जो होता है कि बांधने के लिए, तो रबर थ्रेड करने का कंपनी है वैसे। और हीट रेजिस्टेंस रबर बनाता है, अच्छा चीज़ है। यूनिक है, पर प्रॉब्लम यही है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा हलचल दिखने को मिलता है। इसमें स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पे देखिए ऐसे करके फिर ऊपर जाता है, फिर ऐसे करके ऊपर जाता है, फिर अब नीचे गिर के अचानक ऊपर जाके क्लोजिंग होता है। अब यहाँ पे अगर मैं पीयर कंपैरिज़न करने जाऊँ, तो एपोटेक्स इंडस्ट्री इसमें से रबर का इंडस्ट्री है, ठीक है? तो प्लांटेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करो तो फिर भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे देखो कि यही कंपनी में ऐसे टाइप का कंपनी में बहुत कम पी आपको देखने को मिलता है। मतलब बाज़ार इतना वैल्यू देके नहीं चलता, इतना छोटा कंपनी होने के बावजूद भी।
अगर आप प्रॉफ़िट एंड लॉस देखने जाओगे तो ये एकदम भी कंसिस्टेंट नहीं है। 2, 33, 13, 9 फिर 14, 8 मतलब सिंगल डिजिट में आ जाता है, कभी डबल डिजिट में चला जाता है। 13, 21, 17, 15, 30 अब थोड़ा बहुत यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी अच्छा हो गया, क्योंकि आप स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी देखोगे कि अल्टीमेटली पैसा ही आपका सब कुछ है। पैसे अगर इनकम करके दे रहा है तो कंपनी बहुत अच्छी है। तो स्टॉक प्राइस सीएजीआर है लगभग 10 साल में 19%। तो आपको इतना कुछ मतलब हेडेक देके मतलब ये इतना कहाँ से? देखो कि यहाँ पे 91 था, 91 से सीधा हो गया 23 मतलब 4 गुना स्टॉक डाउन हो गया। और इसके चलते अगर ये स्टॉक इतना वोलेटाइल है और आपको सिर्फ इतना ही रिटर्न मिल रहा है, तो आप तो इससे अच्छा कंसिस्टेंट कंपाउंडर में ही लगा दो, कम से कम टेंशन फ्री आपको पैसा मिलता रहेगा। तो ये था ना, 1 साल का। अभी देखो यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज भी अच्छा है, पर स्टॉक में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल जाता है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखने जाओगे तो 57% जनता के सॉरी प्रोमोटर्स के पास है और 42% जनता के पास है। इतना छोटे कंपनी होने के नाते इसमें डीआईआई मतलब डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलता। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? और लास्ट में जो स्टॉक हम डिस्कस किए, तो आपको ये स्टॉक का एनालिसिस आपको कैसा लगा? आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी और क्वोरा आईडी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और पिछले कल के लिए 2 वीडियो आपको अवेलेबल है, तो वो वीडियो आपको अगर चेक करना है तो मेरा चैनल पे जाके उस वीडियो को आप चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड